हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शेषी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था इनसाइट आईएएस। ठीक है, इनसाइट आईएएस का टेस्ट सीरीज ये चल रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स 2020 के लिए। ठीक है, तो उसी का ये टेस्ट नंबर 1 है। इससे पहले हम लोगों ने जो 4 टेस्ट इसके पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो जो मतलब 15 14 15 14 13 और 10। ठीक है, 14 13 12 11। ठीक है, तो 4 टेस्ट हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। तो वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहाँ सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और विज़न के भी हमारे चल रहे हैं सारे टेस्ट, तो विज़न के भी हम लोगों ने 27 कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा डिस्कशन जो है हिंदी में रहने वाला है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्योंकि 25 हो गए थे तो 26 से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दीजिए, और जो है इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करने की भी कोशिश कीजिए, और बताइए कि आप लोग कितना मतलब इसमें कर पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है नहीं ये टेस्ट सीरीज है। अगर विजन के और जो इनसाइट में कंपैरिजन किया जाए तो विजन की अपेक्षा जो ये हमारा इनसाइट का रहता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब इजी रहता है विजन की अपेक्षा। तो आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे, वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, बट इतना ज़्यादा टफ नहीं इन लोगों ने बनाया है, क्योंकि जैसे यूपीएससी में पेपर पूछा जाता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो इसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि गुप्त वंश गुप्त संभवतः उत्तर प्रदेश में कुषाणों के सामंत थे। सेकेंड है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम था। और थर्ड है हमारा कि महरौली लौह स्तंभ के शिलालेख में चंद्रगुप्त प्रथम के विजय का विस्तृत उल्लेख है। तो देखो ये तो हमारा सही है, क्योंकि महरौली का जो ये लौह स्तंभ है, इसमें जो है चंद्रगुप्त प्रथम के विजय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो जो गुप्त थे ये संभवतः उत्तर प्रदेश में कुषाणों के सामंत थे। तो फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड गलत है, क्योंकि जो गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका देखो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। सेकेंड है कि रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। और थर्ड है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके समय चंगेज़ खान ने आक्रमण नहीं किया था, जब इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय इन्होंने जो ये मतलब चंगेज़ खान था इसने आक्रमण किया था। और रजिया सुल्तान तो एकमात्र महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत की बनी थी। ठीक है, शासक बनी थी। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि जो दिल्ली जो थी, ठीक है, ये पहले जो इसमें तोमर राजपूत के जो अधीन थी, और इसी के जो इसकी राजधानी बनाई गई थी राजपूतों के द्वारा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही है इसमें, और हमारा थर्ड वाला गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें गी सुनहरे जो लंगूर हैं उनके बारे में बताना है कि कौन स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों के सदाबहार वनों में पाया जाता है, और इसे IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी वल्नरेबल। और ये थर्ड है कि चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में सुनहरे लंगूर के लिए एक संरक्षित आवास है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारत में जो असम है राज्य वहाँ देखने को मिलेगा, और वो एकमात्र ऐसे सुनहरे लंगूरों वाला ये अभ्यारण्य है। लेकिन इसकी रेड लिस्ट में अगर बात की जाए तो ये सुभेद की कैटेगरी में ये नहीं आता है रेड लिस्ट की। ये इसकी जो कैटेगरी है, ठीक है, तो इसे जो है लुप्त प्राय की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये हमारा गलत है। और इसमें जो ये कहा गया एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये भी गलत है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट में ये नहीं पाया जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा जो पूर्वी राज्य है असम, ठीक है, खासकर वहीं देखने को मिलेगा। और हमारा जो पड़ोसी राज्य है भूटान, पड़ोसी देश है भूटान,
ठीक है। तो वहाँ भी ये देखने को मिलेगा, ये जो तलहटी क्षेत्र है हिमालय का, वहीं पे ये देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं। तो हमारा बी वाला मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। और ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इनकी जो अभी जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुई है, तो इसीलिए ये मतलब बहुत चर्चा में रहे थे अभी। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि 16वीं शताब्दी के अंत में चूड़ामण के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली शहर के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। सेकेंड है कि मराठा बड़े पैमाने पर अपने अंतहीन सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे। और थर्ड है कि वर्तमान समय के पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों पर मराठों का नियंत्रण था। तो देखो, अगर मराठों की इसमें बात की जाए तो ये जो जाट थे, ठीक है, इनका जो आपको देखने को मिलेगा, ये पंजाब और राजस्थान वालों में कुछ भागों पर मराठों का ये नियंत्रण इन्होंने हासिल किया था। और इनका जो ये बड़े पैमाने पर अंतहीन सैन्य अभियान के लिए जाने जाते थे। लेकिन अगर इसकी बात करें कि इसने दिल्ली शहर पर, जो दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने की, तो देखो चूड़ामण के नेतृत्व में हासिल तो किया था इन्होंने, और कुछ समय तक आगरा को भी संरक्षित किया था। लेकिन ये 16वीं शताब्दी नहीं, ये 16वीं मतलब 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये किया था। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में नहीं, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में इन लोगों ने किया था, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि फर्स्ट गलत है और सेकेंड और थर्ड हमारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि नागरिक और आपराधिक कानूनों को पहली बार स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था। और सेकंड है कि शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य लोगों के समाज और उसके जो अपने कानूनों द्वारा शासित था। और गुप्तकालीन नौकरशाही मौर्यकालीन नौकरशाही की तुलना में अधिक विस्तृत थी। तो देखो, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गुप्तकालीन जो नौकरशाही थी ये मतलब उच्च कोटि की थी, और ये लोग जो नौकरशाह इनके होते थे उनको कैश में पेमेंट भी करते थे, यानी नकद पेमेंट करते थे। तो ऐसा मौर्यकाल में नहीं देखा गया, तो ये गलत है। और ये जो इनके शिल्पकार और व्यापारी जो होते थे, शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य लोगों के समाज, उनके अपने कानून होते थे, ठीक है। तो वो अपने कानूनों के द्वारा शासित किए जाते थे। तो ये सही है स्टेटमेंट। और नागरिक और आपराधिक कानूनों में पहली बार स्पष्ट रूप से सीमांकन भी इसी जो ये गुप्त काल में देखा गया था, ठीक है। तो ये देखो, दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें कुषाणों के संबंध में बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि प्रारंभिक कुषाण राजाओं ने उनके जो प्रारंभिक कुषाण राजाओं ने अनेक सोने के सिक्के जारी किए, जिनमें धातु की शुद्धता का स्तर गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की तुलना में उच्च था, ठीक है। और सेकेंड है कि कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में सारस्वत संवत की शुरुआत की, और जिसे अब शक संवत के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग भारत तथा मतलब इसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है वर्तमान में भी, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो देखो, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो सही है, क्योंकि कुषाण जो राजा थे, ठीक है, इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, तो जो पहले सिक्के जारी किए जाते थे गुप्तकालीन में, उससे अधिक ये शुद्ध थे। इसमें मतलब मेटल जो सोने का जो भाग था वो ज़्यादा था इसमें, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है इसमें, क्योंकि जो ये शक संवत की जो बात की जा रही है, तो इसमें कनिष्क ने जो कहा गया है, तो ये गलत है। कनिष्क ने नहीं, इसका प्रमुख जन्मदाता अगर बात करें, वैसे तो इसको नॉर्मली तो देखा जाता है कि कनिष्क की बात की जाती है कि कनिष्क ने शक संवत जारी किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा एक ये इसके द्वारा नहीं नहीं, ठीक है, ठीक ठीक, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो दूसरा क्वेश्चन था, उसको मैं डिस्कस करने लगा था, सॉरी। फिर से देख लेते हैं इसके दोबारा से, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो इसका सही है, क्योंकि कुषाण राजाओं ने अनेक जो सिक्के जारी किए थे तो उसमें शुद्धता अधिक थी, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला भी चाहिए, क्योंकि 78 ईस्वी ने कनिष्क में ये जो एक संवत जारी किया गया था, इसी को शक संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे भारत सरकार अब भी इसको मतलब अपनाए हुए है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30 सेकेंड। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी समाचारों में रहने वाले शवे यानी
गैस क्षेत्र कौन से हैं, सवे गैस क्षेत्र के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है देखो, ये तुम्हारा अंडमान सागर है, बी है तुम्हारा अंडमान अरब सागर है और अंडमान सागर है, सी है थाईलैंड की खाड़ी है और डी है कृष्णा गोदावरी बेसिन है। तो देखो ये जो सवे गैस के क्षेत्र हैं ये आपको अंडमान सागर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें एक म्यांमार की ब्लॉक ए और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3, वहाँ पे ये म्यांमार के ये क्षेत्र हैं सवे वाले क्षेत्र, ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें, ठीक है। अंडमान सागर में ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 33। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि राजपूतों द्वारा राखी नामक एक प्रणाली प्रारंभ की गई थी जो काश्तकारों को कर के भुगतान से संरक्षण प्रदान करती थी। सेकेंड है कि महाराणा रणजीत सिंह ने विभाजित सिख समूहों को पुनः एकजुट किया और 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो ये तो सही है क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह ने इन्होंने जो सिखों को एकजुट करने का काम किया था और मतलब उन्होंने जो लाहौर में 1799 में अपनी राजधानी इस्टेब्लिश की थी। लेकिन जो ये राजपूतों के द्वारा एक राखी नामक जो प्रणाली होती थी उसमें काश्तकारों को कर के भुगतान से संरक्षण प्रदान करती थी, तो नहीं, ये क्या करते थे कि ये इनसे जो कृषक जो होते थे, कृषक का जो प्रोडक्शन होता था यानी उपज होती थी उसका 20% टैक्स कलेक्ट करते थे और कृषकों को सुरक्षा प्रदान करते थे। ये काश्तकारों के लिए नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और सेकेंड है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अमीर वर्ग द्वारा सुल्तान चुने जाने का अनूठा गौरव प्राप्त था और थर्ड है फिरोज तुगलक दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने एक व्यापक साहित्यिक, धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखो जो ये साहित्यिक, धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा की बात करें तो ये फिरोज तुगलक नहीं, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ये शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये गलत है। और जो अमीरों द्वारा इसको सुल्तान नहीं बनाया गया था, ये भी हमारा गलत है क्योंकि अमीरों द्वारा तो बलबन को ये सुल्तान बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो दोनों गलत हैं और फर्स्ट वाला सही है क्योंकि इल्तुतमिश ने जो ये वंशानुगत शासन की जो उत्तराधिकार की बात की थी, क्योंकि इसने जब ये अपने शासन से मतलब जाने वाला था उससे पहले ही उसने अपनी पुत्री को यानी जो रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली की प्रथम शासिका बनी थी इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। तो वंशानुगत प्रणाली जो स्टार्ट की थी ये जो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में शक शासक का संस्थापक गांडो फर्नीज था, ठीक है। और सेकेंड है कि माओ और यानी मोगा के शासन के दौरान सेंट थॉमस भारत को आने के लिए कहा गया था, मतलब सेंट थॉमस को भारत बुलाया गया था, ठीक है। तो देखो ये अगर बात की जाए तो देखो ये गलत है क्योंकि जो शक शासक था उसका संस्थापक की बात करें तो ये मोआस या मोगा था, ठीक है। शक संवत का जो मतलब शकों का संस्थापक था, शक वंश का। लेकिन जो ये सेंट थॉमस थे ये गोर्डो फर्नीज के शासनकाल में आए थे और उसके बाद ये मतलब ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। लेकिन बाद में ये क्या थे कि यहाँ के धार्मिक और राजनीतिक उसमें फंस गए थे और मतलब और वो मतलब धार्मिक राजनीतिक उसमें एंट्री कर गए थे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का दोनों गलत है इसमें स्टेटमेंट। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 36। तो इसमें पेंगोलियन प्रजाति के बारे में बताना है हमको, ठीक है। तो पेंगोलियन परतदार चमड़ी वाली स्तनधारी है, ठीक है। और भारतीय पेंगोलियन और चीनी पेंगोलियन दोनों प्रजातियों को IUCN रेड सूची के घोर संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और थर्ड है कि पारंपरिक चिकित्सा में पेंगोलियन शल्क का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये जो फर्स्ट वाला ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो इसमें सही है क्योंकि जो पारंपरिक चिकित्सा में पेंगोलियन शल्क जो होते हैं, ठीक है, इस तरह से उस पर शल्क बने होते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और पेंगोलियन जो होती है परतदार चमड़ी वाली स्तनधारी है, तो ये तो हमारे सही है। लेकिन IUCN की जो
रेड लिस्ट में अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो इन डेंजर कैटेगरी में जो भारतीय पेंगोलियन है उसको इन डेंजर कैटेगरी में रखा गया है, ना कि घोर संकट ग्रस्त में, ठीक है। तो ये गलत है। लेकिन चीनी जो ये पेंगोलियन होती हैं उन्हें उनकी कई प्रजातियां होती हैं, तो उसमें कुछ को वल्नरेबल में रखा गया है यानी शुभेद्य में रखा गया है, और कुछ को इंडेंजर में, और कुछ को जो घोर संकटग्रस्त में रखा गया है, ठीक है। तो ये तीनों में डिवाइड कर रखा है वहाँ पे। तो ये देखो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो ये हमारा गलत हो गया, और फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें फाहियान यात्री के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में भ्रमण पर आया था, और उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की भूमि को देखना, बुद्ध पांडुलिपियों को एकत्रित करना था। उसे राजनीतिक मामलों में कोई रुचि नहीं थी। तो ये तो सही है, क्योंकि वो राजनीतिक मामलों में कोई रुचि नहीं लेता था, और वो बुद्ध के जो उद्देश्य की जो भूमि को देखना चाहता था और उनकी पांडुलिपियाँ इकट्ठा करना चाहता था, ठीक है। तो ये भी हमारा सही इसमें स्टेटमेंट है। और जो ये फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो ये आपको तीनों स्टेटमेंट सही हैं ये। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें कहा गया कि मध्यकालीन भारतीय शासकों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक आरिज विभाग का गठन किया था। सेकंड है कि बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों को दाग प्रथा की शुरुआत की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात जो सिंहासन पर उसका चाचा बैठा था, और फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी। तो देखो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। जो फिरोज शाह तुगलक था इसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और इसने खैराती अस्पताल भी खोले थे, और एक दान विभाग भी खोला था। तो इसने बहुत सारे मतलब काम किए थे। लेकिन जो घोड़ा दागने की प्रथा थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और ये जो मोहम्मद बिन, तो ये वाला हमारा ये गलत हैं, ये सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि जो आर्य विभाग की स्थापना थी ये बलबन ने की थी, ठीक है। ये एक सैन्य विभाग था। तो और सारे गलत हैं, और ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान चौथ और सरदेशमुखी नामक करों को लागू किया गया था। तो फर्स्ट है कि जहांगीर के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, या माधवराव के शासनकाल में। तो देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये शिवाजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। और इसमें ये चौथ होता क्या था, तो चौथ क्या होता था, जैसे किसी विदेशी राज्य को जीत लेते थे मराठा, जो मराठा शासक जो मराठा के ये होते थे, ठीक है। तो ये लोग अगर जीत लेते थे किसी को, विजित राज्य या कोई विदेशी राज्य है, तो उससे क्या करते थे, चौथ लेते थे। चौथ का मतलब क्या होता था कि 1/4 उससे वसूल करते थे, यानी जितना उनका रेवेन्यू या उनका प्रोडक्शन होता था, ठीक है, उसका 25% ये लोग उसका कलेक्ट करते थे। और जो सरदेशमुखी होता था तो वो चौथ पर 10% लागू होता था, और ये जो 10% होता था इस पे हक होता था वंशानुगत राजा का हक होता था। जो उस समय राजा होता था उसको ये 10% मिलता था। तो ये दो टैक्स सिस्टम उस समय लागू थे शिवाजी के समय। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें एल्बिनिज्म यानी वर्णांधता रोग के बारे में हमको बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट इसमें। तो फर्स्ट है कि यह आनुवंशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह है। सेकेंड है कि वर्तमान में एल्बिनिज्म का कोई उपचार नहीं है। तो ये तो सही है, क्योंकि एल्बिनिज्म का कोई भी अभी तक कोई उपचार नहीं मिल पाया है, ठीक है। और यह एक आनुवंशिक और एक दुर्लभ समूह है। आनुवंशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें हो क्या जाता है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो जैसे त्वचा है, बाल है, या मतलब जो त्वचा, बाल, जो चीज़ और आँखें हैं, तो इसमें क्या होता है कि मतलब रंग उड़ जाता है वहाँ का, मतलब जैसे कहीं सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे स्किन नहीं हो जाती है तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, तो उसमें मेलानिन की जो कमी हो जाती है, तो वही मतलब इस रोग के बारे में बात की जा रही है, और इसका कोई भी अभी तक उपचार नहीं उपलब्ध है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बताना है कि कौन से खाद्यान्न बड़े पैमाने पर पाए गए थे। तो गेहूं है फर्स्ट, सेकेंड है जौ और चावल है, और काबुली चना है।
तो देखो हड़प्पा कालीन अगर खाद्यान्न के बारे में बात करें तो उसमें गेहूँ बड़े स्केल पर देखा गया था, मिला था वहाँ पे, ठीक है। और चावल के भी अवशेष, मतलब गेहूँ और जौ के भी बहुत लार्ज स्केल पर उसके अवशेष मिले हैं, और काबुली चना के भी, ठीक है। लेकिन चावल की अगर बात करें तो चावल बहुत ज़्यादा मतलब बल्क में नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, 1, 2 और 4, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसमें चावल जो था ये उतना मतलब बड़े पैमाने पे नहीं देखा गया था वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 42nd में, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले यूनानी थे मतलब जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता था। और फर्स्ट सेकंड है कि सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिनांडर था, और हरिश्चंद्र द्वारा मिनांडर को बौद्ध धर्म में धर्मांतरित किया गया था। तो देखो ये मिनांडर जो था, इसका जो मिलिंद पहो एक बुक लिखी गई है इसी पे, जो मिलिंद और नाग के जो उसमें संवाद हैं उसमें, ठीक है। तो उसके बारे में तो ये मतलब हरिश्चंद्र ने इसको नहीं किया था दीक्षित, इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम नागा यानी नागार्जुन ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और जो सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था तो ये मिनांडर था, ठीक है। और भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला यूनानी जो ये इंडो ग्रीक इसको कहा जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता था, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, लेकिन थर्ड वाला हमारा गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 43rd, तो इसमें कहा गया कि मध्यकालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है कि मध्यकाल में जो सालियर जैसे बुनकर समृद्ध समुदाय के रूप में उभरे, जो मंदिरों में दान दिया करते थे, ठीक है। और महानवमी त्यौहार यानी हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। और मुगल काल के दौरान गुजरात में स्थित सूरत पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र था, ठीक है। तो इसमें अगर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो मुगल काल में गुजरात में स्थित जो सूरत था वो पश्चिमी व्यापार का एक बहुत ही अच्छा विक्रय केंद्र हुआ करता था। और महानवमी त्यौहार ये हम्पी में मनाए जाते थे जो सबसे महत्वपूर्ण था। और ये सालियार जैसे बुनकर थे, ये समृद्ध थे, ये लोग मंदिरों को दान में दिया करते थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 44, तो इसमें लोनार झील के बारे में बताना है। तो यह वातज झील का एक उदाहरण है। झील में पाए जाने वाले प्रमुख सरीसृप मॉनिटरिंग छिपकली है। तो देखो इसमें जो सरीसृप प्रमुख पाया जाता है वो मॉनिटरिंग छिपकली है, ठीक है। लेकिन ये वाताज झील नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी क्रेटर झील, क्योंकि जो प्लेस्टीशीन युग था, ठीक है, प्लेस्टीशीन युग था, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि एक क्षुद्र ग्रह इससे टकराया था पृथ्वी से, तो वहीं पे ये क्रेटर उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ये एक क्रेटर झील है, तो हमारा सेकेंड वाला बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 45, तो इसमें दिल्ली के सुल्तानों के काल में लिखी गई तवारीख के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह उर्दू में लिखी गई है, और तवारीख सामान्यतः सचिवों और प्रशासकों द्वारा लिखी जाती थी। तो देखो ये सेकेंड वाला तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें सचिव, प्रशासक और जो कवि होते थे इनके द्वारा लिखी जाती थी, लेकिन ये जो भाषा इसकी होती थी वो फारसी हुआ करती थी, ना कि उर्दू, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 46, तो इसमें कहा गया है कि अशोक के शिलालेखों के बारे में कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अमराइक लिपि है और यूनानी लिपि है। तो इसमें देखो ये चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में, लेकिन जो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खरोष्टी, अमराइक और यूनानी लिपि का ये जो तुम्हारा देखने को मिलेगा, जो उत्तर पश्चिमी वाला उपमहाद्वीप वाला क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। जो अफ़गानिस्तान वाला, जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान वाला ये एरिया नहीं है, वहाँ पे ये लिपियाँ इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा चारों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 47 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें मुग़ल कालीन भारत के संबंध में इबादत खाना के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि एक ड्रम हाउस जहाँ से मुग़ल
महलों में अनुष्ठानिक संगीत बजाया जाता था। मक्का की दिशा को दर्शाने वाला एक प्रार्थना कक्ष था। या फिर ये मुग़ल महलों में गुप्त दरबारी मामलों के लिए एक विचार विमर्श कक्ष था। या फिर विभिन्न धर्मों के जो नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए एक प्रार्थना घर हुआ करता था। तो देखो, इसमें अगर इबादत खाने की बात करें तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें विभिन्न धार्मिक जो नेता होते थे, ठीक है, उन्हीं की शिक्षाओं पर चर्चा की जाती थी। और उसमें जो ये धार्मिक नेताओं को बुलाया जाता था और विभिन्न धर्मों के जो शासक मतलब प्रमुख होते थे उनसे चर्चा की जाती थी। और अकबर द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया था, 1575 में इसको बनाया गया था, ताकि वो पता कर सके कि हिंदू धर्म की कौन सी अच्छी बातें हैं और जो मुस्लिम की कौन सी अच्छी बातें हैं, और फिर जैन हैं, बौद्ध हैं, तो सबको इसमें शामिल करता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 48। तो इसमें कोरल त्रिभुज के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक समुद्री क्षेत्र है। विश्व की लगभग 95% प्रवाल प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखो, ये गलत है दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि जो ये विश्व की लगभग यहाँ पे जो 70% जो प्रवाल प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कोरल्स पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में नहीं, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जो पश्चिमी प्रशांत का इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और ये जो तुम्हारा तिमोर लिसेतो है, ठीक है, सोलेमन द्वीप है, तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये एक ट्रेंगुलर आकार में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस अभी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था, तो उसी के बारे में ये चर्चा में था। तो ये हमारे जो दोनों गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा गया है कि मौर्य वंश के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के खिलाफ चाणक्य के कूट प्रबंधों का वर्णन विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस में विस्तार से किया गया है। तो देखो, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और ये जो चाणक्य की मदद से ही इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त की जो चाणक्य नीति थी, ठीक है, उसी के बारे में जो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में नाटक के माध्यम से बताया है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में जलाशय पाए गए थे। तो ये रिजर्वायर मतलब कहाँ पर पाए गए थे? तो हड़प्पा में, या मोहनजोदड़ो में, सोरतुगई में, या फिर धौलावीरा में। तो देखो, ये डी वाला ऑप्शन सही है। धौलावीरा में विशाल आकर के रिजर्वायर पाए गए थे। यहाँ मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब बड़े बड़े रिजर्वायर मिले हैं, इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यार तो इसको लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा बहुत है। ठीक है, ताकि मैं भी, आप लोग कहते तो हो वीडियो सर बनाओ, डेली लेकर आओ, लेकिन जो बताओ 2 दिन के बाद वीडियो आता है, मतलब एक टेस्ट सीरीज़ का, फिर भी आप लोगों को देखने में पता नहीं क्या होता है। पहले कहेंगे कि लेकर आओ, जब नहीं लाता हूँ, कहीं फंसा होता हूँ, फिर भी नहीं लाता हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर ला नहीं रहे, वीडियो लेकर आइए, और जब ले आता हूँ मैं तो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो यार थोड़ा सा बनाए रखो, अगर कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो हमारी भी बनी रहेगी, वरना फिर यही होता है कि जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो मैं भी थोड़ा सा डल हो जाता हूँ, डल फील करने लगता हूँ, तो मैं भी मन नहीं करता तो नहीं बनाता हूँ। बट आप लोग जब कंटिन्यू रहेंगे तो मैं भी कंटिन्यू रहूँगा। जब आप पढ़ना नहीं चाहते तो हम पढ़ाने क्यों लगेंगे वहाँ पे? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर देखना है तो कंटिन्यू देखो। अब तो टाइम भी डिसाइड है कि इतने ही टाइम आएगा, शाम को 6 बजे आपको जो टेस्ट मिलेगा, और सुबह और जो किसी टाइम हो, तो जैसे आर्ट एंड कल्चर का 10 बजे आता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसे ही हिसाब से चल रहा है हमारा। तो आप लोग देखिए, और अगर कोई टाइम का इशू है तो बताइए कि किस टाइम आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो उस टाइम मैं डालूँगा। ठीक है, तो जो भी हो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।